माओ ज़ेतुंग को सोशलिस्ट चीन का मामार कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में अजीम माओ की क़यादत में शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च आज के दिन तक इसी शक्ल में जारी है। माओ के ज़माने के चीन में सुनते कान सोशलिस्ट नज़रियात की भेंट चढ़ने वाले लाखों इंसानों की खामोश चीखें भी सुन सकते हैं और देखती आंखें 1966 से 1976 तक तहजीबी इनकलाब की शक्ल में आमरीत का बदनुमा चेहरा और इफलास की क्रीह शक्ल भी देख सकती हैं। 1962 की चीन और भारत की जंग और फिर 1965 में पाक भारत जंग में पाकिस्तान की नाकाम हिकमत अमली अलग तफसील की मुतकाज़ी है, लेकिन चीन की तारीख में 1976 का साल नहायत अहमियत का हामिल है। इसी साल माओ ज़ेतुंग का इंतकाल हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में इस्लाहात के तवील अमल का आगाज़ भी। माओ ज़ेतुंग की बीवी और इसके 3 साथियों को ताकत के बेदरेग इस्तेमाल, बदउनवानी और मासूम इंसानों के कत्ल के जुर्म में ताहयात कैद की सजा सुनाई गई।一个中国京剧院的录音放了多少次，一个什么东西，这个法庭这个6次，也说明问题嘛。你们说的我才知道的。通过丑化我，丑化毛泽东主席，丑化亿万人民参加的无产阶级文化大革命了。毛泽东主席的妻子38年整了。认识还不止，更患难了。战争的时候，唯一留在前方追随毛泽东主席的，只有我一个女同志。बैनुल-अक़वामी दुनिया इन 4 अफराद को द गैंग ऑफ 4 के नाम से याद करती है। 80 की दिहाई आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत इस्लाहात पसंद डेंग याओपिंग के हाथ आ चुकी थी। यूं 1984 में 4 बुनियादी शोबों यानी ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी और फ़ौज में इस्लाहात का अमल शुरू हुआ और चीन आलमी मंजरनामे पर एक मुआशी ताकत की हैसियत से उभरने लगा। अब 30 साल बाद यहाँ सोशलिस्ट चीन माओ और इनकी नज़रियाती असास से बहुत दूर सरमायादाराना तर्ज़ हयात को मुकम्मल तौर पर अपना चुका है। वहीं इसकी मुआशी ताकत अमेरिका, यूरोप और एशियाई ममालिक के लिए चैलेंज बन चुकी है। And the IMF says China's surging economic power will this year surpass the US when China's GDP, adjusted for purchasing power, will hit $17.6 trillion to the US economy's $17.4 trillion. दूसरी जानिब ब्राह्मणवाद के झंडे तले नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत इलाकाई थानेदार बनने की ख्वाहिश दिल में दबाए बैठा है। गुज़श्ता दिनों भूटान, चीन और भारत की सरहद पर डोकलाम वादी में शुरू होने वाला सरहदी तनाज़ा रोज़ ब रोज़ शदीद तर होता चला जा रहा है। एक तरफ है मगरबी ताकतों की पुष्ट पनाही पर सीना फैलाए हुए भारत और दूसरी जानब है मुआशी ताकत पर फ़ख्र करने वाला चीन, और इन दोनों में से कोई भी पलक झपकने को तैयार नहीं। चीन की जानब से शुरू किया जाने वाला न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट भी इलाकाई और आलमी ताकतों के मफादात के लिए ख़तरा बन चुका है। China's plans call for an overland link from eastern China through Central Asia, southern Europe, Russia and onto Western Europe. Meanwhile, maritime routes will connect eastern China through Southeast Asia, India, Sri Lanka and Pakistan, then onto East Africa, the Middle East and finally Europe. The total cost, well, estimates range from around $900 billion to $1.4 trillion. Together, the so-called One Belt, One Road region will encompass around 2/3 of the world's population, 70% of global GDP and 3/4 of the world's energy resources. इन हालात में सवाल ये है कि क्या चीन की मुआशी ताकत इसके लिए दफाई खतरा बन चुकी है? जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, बिलखुसूस चंद दिनों से चीन और भारत के दरमियान टेंशन चल रही है। एक तनाज़ा सा है जो बढ़ रहा है। इसके जनूबी एशिया पर क्या असरात होंगे, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी है, इंतहाई अहम रिपोर्ट थी, अच्छी रिपोर्ट थी, आपने मुलाहिजा की। इस पर बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, क्या तनाज़ा है, असल में है क्या मामला? देखिए, असल मसला यह है कि 60s में माओ ज़ेतुंग के ज़माने में 62 वक्त तनाज़ा हुआ था जी। चाइना जो था उस वक्त कम्युनिस्ट चाइना था और
मौदतुंग की बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी लीडरशिप थी, जिसने चाइनीज को उदार बात पांव पे खड़ा किया। वरना चाइनीज जो थे एक जैसे कहते हैं एक सुस्त कौम तस्वर की जाती है। अमूमन सबसे ज्यादा अफीम वहां बिकती थी। ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन जिसके जिक्र हो रहा था, कल्चरल रेवोल्यूशन में 66 के बाद कहा जाता है कि मौदतुंग ने बड़े जहाज भरे थे अफीमचियों के और समुद्र में जाके फेंक दिए थे कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। 60s के अंदर असल में ये भूटान के साथ जो बॉर्डर है, सिक्किम एक ऐसा इलाका है कि जिस इलाके के बादशाह ने अपने आप को अंग्रेज के हवाले कर दिया था ऑटोमेटिकली। उसकी वजह यह थी कि सिक्किम की और नेपाल की आपस में लड़ाइयाँ होती थी बहुत ज़्यादा, और एक दफ़ा हुआ ये था कि नेपालियों ने वहाँ पर जाके उनको कब्जा कर लिया बहुत सारी लैंड को। ठीक। और अंग्रेज को जब पता चला तो अंग्रेज ने जाके उसको नेपाल पे हमला किया और सिक्किम की लैंड जो है वो उसको निकाली। तो सिक्किम का जो इलाका है वहां के लोग जो है उनको गोरखे कहते हैं। तो गोरखा बटालियन जो है ये अंग्रेज की सबसे अहम तरीन बटालियन समझी जाती थी, जो हाई अल्टीट्यूड पे लड़ती है। यही बटालियन फिर उनको इंडिया को विरसी में मिली। ठीक। भूटान का जो इलाका है इस इलाके के अंदर, और तिब्बत का जो इलाका है इस इलाके के अंदर, हमेशा वेस्ट ने चाहा है कि चाइना के खिलाफ कोई इंसर्जेंसी बिल्ड की जाए। एक बंदा था जिसका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा को वहां पर बिल्ड किया गया था, और दलाई लामा को वहां पर उन्होंने, ताकि वहां पर एक मूवमेंट चलाई जाए, और दलाई लामा को जैसे आन सान सूची को हीरो बनाया गया, जैसे बनाए जाते हैं सारे हीरो जिस तरह, जैसे मलाला यूसुफजई को बनाया गया तो वैसे उन्होंने एक हीरो बिल्टअप किया था। और दलाई लामा का जो था, हम बचपन में पढ़ाते थे, क्या बात है, क्या अजीम इंसान और बुद्धों का बड़ा रहनुमा। ठीक है, एक खास ड्रेस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। वो बुद्धों का पुराना है। आप कभी जाए ना सारनाथ बनारस से ऊपर, तो वहां उनका बुद्धों का जो है बहुत बड़ा स्तूपा, जहाँ पर गौतम बुद्ध सांची से आके उसने पहला एड्रेस किया था, तो वो उसमें सारे यही लिबास वाले आपको नजर आएंगे। ये जो बर्मा में भी यही नजर आते थे। तो उसके दौरान एक फाइट हुई थी जिसपे इंडिया को, जैसे कहते हैं, उन्होंने बड़ी पूरी तरह शिकस्त दी। अच्छा। और अमेरिकन जो रशियन टैंक थे इंडिया छोड़ के भाग गया था। उस वक्त इंडिया ने, चाइना ने पाकिस्तान को एक ऑफर की थी कि तुम भाईजान तुम अपना बदला ले लो, जो कुछ करना है कुछ कर लो। 48 का जो पाकिस्तान बिल्कुल खामोश रहा था। हमारी अजीबोगरीब पॉलिसी है, बस क्या करें, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी ना कुछ और। तुरंत हम, क्योंकि अमेरिका के साथ थे इसलिए हम चुप रहे, क्योंकि हम सीटो और सेंटो के तहत हम थे। 1964 में 62 में 62 में अच्छा, सीटो से हम उसके साथ थे। हमने कहा हमारा अमेरिका यार है, तो सर दुनिया बेकार है, खत्म जो कुछ। 65 की जब हमारी वॉर शुरू हुई तो उसके वक्त अमेरिका ने सबसे पहले हमारे जो असला की सप्लाई बंद कर दी और कहा कि जी आपको तो हमने रूस से लड़ने के लिए और कम्युनिस्ट से लड़ने के, ये हमने हिंदुओं से लड़ने के लिए थोड़ी दी थी। जी बिल्कुल। तो एक पीठ में खंजर खोपा। उसके बावजूद भी हम चाइना की हमारी दोस्ती चलती रही। मुझे याद है तरह के कुदरतुल्लाह शहाब साहब जिस वक्त गए हैं वहां पर यूनेस्को में, मेरा ख्याल है, तो पहला वफद गया था, चुअन लाई ने भेजा था। और इतनी ज्यादा पाकिस्तान पे ट्रस्ट था तो एक शहाब साहब सुनाया करते थे कि चुअन लाई ने अपने वफद के को एक चिट दी थी और चिट पे लिखा होता फॉलो शहाब। अच्छा अच्छा, जो ये करता है वो करते रहो। मैं खुद एक दफा एसकेफ रीजन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हेड ऑफ द डेलीगेशन था पाकिस्तान का, तो वहां चाइनीज भी आए हुए थे। तो ये बैंकॉक में उनका एसकेफ रीजन का हेडक्वार्टर है। तो मेरी स्पीच के अंदर वो चाइनीज बड़े दिलचस्पी लेकर तकरीर करते थे। और फिर उसके बाद में जब मिलना शुरू हुए तो इंडियन भी आए हुए थे। तो वो कहते हैं कि इंडियन हमेशा हमसे पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान से दोस्ती क्यों करते हो। तो ये एक बेसिक रिलेशनशिप। 2008 में जब मैं चाइना में गया हूं तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मीडिया की पूरी दुनिया की टीम्स बुलाई हुई थी और उस दौरान पॉलिट ब्यूरो भी गए थे, बाकी जगह भी गए थे, बड़ी हायर लेवल पे लोगों से मुलाकातें की थी। तो चाइनीज ये कहते थे कि हम अगले 30 साल तक हम लड़ने का इरादा नहीं रखते किसी तौर पर भी। क्यों? हम इकोनॉमिक अपने तौर पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। मैं उनसे कहता कि इकोनॉमिक बिल्डअप बकायद उसके नहीं होता। जब तक आप मिलिट्री माइट आपकी बिल्ड ना होगी आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद एक तकरीर भी की थी मैंने वहां पर उनके जो सेशन फोरम पे, और मैंने कहा था कि देखें एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूं ना, तो मैं अपने ताला लगा के बड़े आराम से रात को चैन की नींद सोता हूं। जब मैं जरा बड़ा हो जाता हूं तो मैं गली में लोगों को कहता हूं यार मिलके एक चौकीदार रख लो। बिल्कुल ठीक। जब एक थोड़ी सी फैक्ट्री हो जाती है तो मैं अपने 3-4 चौकीदार रख लेता हूं।
और जब मैं बहुत बड़े फैक्ट्रियों का मालिक हो जाता हूं तो फिर मैं अपने बेटे को भी गार्ड देता हूं, अपने आप को भी गार्ड रखता हूं। गाड़ी के साथ भी हूटर वाली गाड़ी, हूटर वाली गाड़ी, बिल्कुल, गाड़ी और बहुत सारी चीजें होती हैं कि बेटा अगवा ना हो जाए, तवान ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ज्यों ज्यों आप इकोनॉमिकली दुनिया के नक्शे पे उभरोगे आपके लिए खतरात बढ़ेंगे, और अगर आप साइमल्टेनियसली आप अपनी मिलिट्री कुव्वत को आप साथ साथ नहीं बढ़ाते तो आप कभी नहीं हो सकता। अब जो चाइना में चीन और भारत तनाज़े की बुनियादी वजह उनकी मईशत का ज्यादा मजबूत होना है, आप ये कह रहे हैं? दो चीजें। अमेरिका जो है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक तकरीर थी बड़ी मजेदार, उसने कहा था वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसीडर द fears of Indian and Chinese economy. And Indian economy is more of a threat to us because the एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज वेल इन प्लेस। हम समझते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है तो हमारे लिए थ्रेट बन सके। इंडिया में भी चीप लेबर है, चाइना में भी चीप लेबर है, और उनकी चीप प्रोडक्ट्स जब मार्केट में आएंगी तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकेंगी दूसरों से। तो अब प्लान बुनियादी तौर पर मुझे जो लगता है कि इंडिया चाइना को किसी ना किसी तरह लड़ाया जाए, लेकिन फिलहाल पहले पाकिस्तान का नंबर आएगा लड़ाई का, फिर उस पर होगा। अब चाइना को अंदाजा है कि ये बिल्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है चाइना की जो सबसे बड़ी बात है, एक तो सिल्क रोड पुरानी शुरू कर दी है, दुशंबे से होती हुई एथेंस पहुंचेगी और पूरे यूरोप को आगे जाके वो मेडिटेरियन तक जा पहुंचेगी। इधर से ये निकल रही है, सी पैक निकल रही है। ये तकरीबन 75% जो वर्ल्ड एनर्जी है, जिसमें ऑयल है, गैस है, ये सारा जो चाइना के एक्सेस में आ जाएगा। क्या ये तनाज़ा पाकिस्तान के सी पैक की वजह से तो नहीं है, या इसकी वजूहात कुछ और है? ये सिक्किम वाला रास्ता, वो देखे ना। अच्छा, ये बेसिकली वहां उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सी पैक का इलाका ये है, ये जिसमें हुरुंची है, जी। और जिसमें ताकाशकर है, सिंकियांग का जो इलाका है, जिंगयांग कहते हैं उसको, सिंकियांग का जो इलाका है ये लेस पॉपुलर, इसमें पॉपुलेशन है ही नहीं, लेकिन ये तो उनका 8,000 पॉपुलेशन का इलाका है ना, सिक्किम पूरा, यहाँ तो सीधा बीजिंग को रास्ता जाता है। ठीक। और ये जो उनका एक इलाका है, क्या नाम है प्रोविंस का, नाम है अफ्यून, बड़ा मजेदार प्रोविंस, अफ्यून नाम है। तो ये वो इलाका, तो यहां पर वो बिल्टअप करना चाहते हैं ताकि चाइना की तवज्जो जो है वॉर की तरफ होगी तो नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये बढ़ेगा, मजीद बिल्ड होगा, बढ़ेगा। अच्छा। और इंडिया जो है वो उसको अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान से लड़ेगा, और लड़ाई का मौसम उसके इंडिया को चाहिए पाकिस्तान के साथ, और नवाज शरीफ को भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह खैर करे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स आज के मौजूआत पर ही बात कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद